हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज की इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं किरचॉफ के सेकंड नियम के बारे में, जिस नियम को यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग लूप का नियम कहते हैं। इसी नियम को आप सभी लोग यहाँ पर बच्चों केवीएल का नियम कहते हैं। तो इसके हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम इस परिपथ के अंदर में बिना लूप चलाए आप सभी लोग को बताने वाले हैं कि इस प्रकार के परिपथ को आप सभी लोग पानी के जैसा किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सभी कंसेप्ट के बारे में, सभी पॉइंट के बारे में, बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में आप सभी लोग को बताने और समझाने वाले हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किरचॉफ के सेकंड नियम के बारे में, जिस नियम को यहाँ पर आप सभी लोग केवीएल का नियम कहते हैं और इसी नियम को यहाँ पर हम हिंदी में लूप का नियम कहते हैं। इसी नियम को यहाँ पर हम बोल्टा का नियम कहते हैं। तो इसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं इस नियम के अंदर में आप सभी लोग इस प्रकार के विद्युत परिपथ के बारे में स्टडी करते हैं, जहां पर बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम इस परिपथ को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये परिपथ आपका एक बंद परिपथ होना चाहिए। अगर ये परिपथ आप सभी लोग का एक बंद परिपथ होता है तो इसके अंदर में यहाँ पर हम केवीएल को अप्लाई करते हैं। और इस केस में आप जानते हैं इस परिपथ के अंदर में जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है उसका पालन होता है। तो दो पॉइंट बच्चों यहाँ पर आपके सबसे पहले लिखे गए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आपका होता है जब भी आप केवीएल को अप्लाई करेंगे तो परिपथ जो भी आपको दिया जाएगा वो परिपथ एक बंद परिपथ होना चाहिए और इस परिपथ के अंदर में ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है इसका यहाँ पर पालन होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस परिपथ के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो आपका परिपथ है एक बंद परिपथ है। इसके अंदर में आप यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक यहाँ पर सेल हो सकती है और इसके अंदर में दो या दो से अधिक इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध हो सकते हैं। तब इस केस में अगर आप सभी लोग इसके अंदर में केवीएल को अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ से ई और आर की वैल्यू या आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम इसके फार्मूले के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है ईएमएफ ई इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप भी माइनस यहाँ से आपका चलता है आई इंटू आर। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ईएमएफ का फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से स्टडी किया है कि ईएमएफ का यहाँ पर जो फार्मूला होता है E इक्वल टू वी माइनस आई इंटू आर होता है। आर बसो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका सेल होता है E1 और E2 इनके अंदर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्मॉल आर कहते हैं। इस केस में यहाँ पर हम इस परिपथ के अंदर में कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पर इन सेल के अंदर में और इन सेल के अंदर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल आर कहते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस परिपथ के अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जीरो कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम क्या करते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो इस केस में यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट बच्चों यहाँ से आपको प्राप्त होता है E इक्वल टू भी माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा आई इंटू आर। अगर यहाँ पर हम आर की जगह आप जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता है जीरो इक्वल टू बच्चों यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाता है ई यहाँ पर आपका बराबर होता है भी के, और यहाँ पर आप जानते हैं भी क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर आप ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है भी, ये बराबर होता है आई इंटू आर के। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, E बराबर यहाँ पर जो भी होता है भी की जगह पर I इंटू आर यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको EMF का फार्मूला मिल जाता है E इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा I इंटू आर। और अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस परिपथ के अंदर में देखते हैं कि इस परिपथ के अंदर में एक और एक से अधिक सेल हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक और एक से अधिक प्रतिरोध हैं। तो इन सभी सेलों का और इन सभी प्रतिरोधों का यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग स्टडी करते हैं कि इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम समेशन के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो समेशन के फॉर्म में आप सभी लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर ये आपका होता है समेशन का साइन, जहाँ पर आप सभी लोग E1 E2 इस प्रकार से बहुत सारी सेल होती हैं, सभी सेलों का आप सभी लोग इस प्रकार से यहाँ पर योग करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस प्रतिरोध के अंदर में जो भी धारा चलती है उन धाराओं का गुणा करके आप सभी लोग सभी प्रतिरोध को इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं समेशन ऑफ I इंटू आर। तो ये जो आपका फार्मूला होता है वो इस प्रकार से समेशन के फॉर्म में
चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम क्या करते हैं, समेशन के साथ में इस फार्मूले को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला आप सभी लोग का एक नए फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं समेशन ऑफ ई माइनस यहाँ पर बच्चों आपका होता है समेशन ऑफ आई इंटू आर इक्वल टू यहाँ पर आपका 0 होता है। अगर बच्चों यहाँ पर आपका समेशन ऑफ ई और यहाँ पर आपका समेशन ऑफ आई इंटू आर यहाँ पर 0 के बराबर होता है तो इस केस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका केबीएल का नियम होता है, ये नियम बच्चों यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आपसे लोग केबीएल के फार्मूले के बारे में स्टडी करते हैं। ये फार्मूला बच्चों आपका पहला फार्मूला होता है, ये आपका दूसरा फार्मूला होता है और ये आपका क्या होता है, तीसरा फार्मूला होता है। तो दोनों तीनों फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि इस प्रकार के परिपथ को आप सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल पानी के जैसा, बिल्कुल मक्खन के जैसे यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि इस परिपथ के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम लूप को चलाने वाले नहीं हैं। बिना लूप चलाए आप सभी लोग को इस परिपथ के अंदर में सॉल्व करने का तरीका बताने वाले हैं, जिसके अंदर में आप सभी लोग को दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। दोनों कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से स्टडी करना है और उसके बाद आपको समझना है कि इस परिपथ को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि परिपथ कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस परिपथ को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस परिपथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो आपकी सेल लगी होती है E1 और E2, इन सेल से जो भी धारा प्रवाहित होती है उस धारा का वितरण आप सभी लोग किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो आपका सेकंड कंसेप्ट होने वाला है वो बच्चों इनके ऊपर जो साइन आती है पॉजिटिव और नेगेटिव, उस साइन के बारे में आपको सीखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि E1 सेल से और E2 सेल से यहाँ पर जो धारा चलती है उस धारा को यहाँ पर बच्चों हम I1 और I2 से दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों आप सब लोग ये बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि अगर हम किसी भी सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल के अंदर में दो प्रकार से इस तरीके से डंडे होते हैं। एक डंडा बड़ा होता है, एक डंडा छोटा होता है। बड़े वाले डंडे को बच्चों यहाँ पर हम पॉजिटिव कहते हैं, छोटे वाले डंडे को यहाँ पर हम निगेटिव कहते हैं। तो जो भी आपकी यहाँ पर धारा चलती है, जो भी आपकी धारा प्रवाहित होती है वो हमेशा क्या होती है, सेल के बड़े डंडे से चलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आपकी एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ क्या होता है, E1 होता है। इस सेल का ईएमएफ यहाँ पर E2 होता है। तो E1 से जो भी आपकी धारा चलती है उस धारा को यहाँ पर बच्चों हम I1 धारा कहते हैं। तो इस तरीके से धारा यहाँ तक पहुँचती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि A से B तक जब धारा यहाँ पर चलती है तो इसके बीच में आप देख पा रहे हैं कोई भी इस तरीके से प्रतिरोध और कोई भी इस प्रकार से यहाँ पर सेल नहीं होती है। तो ये धारा बिल्कुल सीधे यहाँ पर A से B तक पहुँच जाती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप आगे देख रहे हैं कि E2 से आपकी एक नई धारा आती है, जिस धारा को बच्चों यहाँ पर हम I2 धारा कहते हैं। तो ये I2 धारा इस तरीके से यहाँ पर B पॉइंट तक पहुँचती है। तो इधर से जो आपकी धारा आ रही है इस धारा को बच्चों यहाँ पर हम I2 धारा कहते हैं। इधर से जो आपकी धारा आ रही है इस धारा को हम I1 धारा कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने किरचॉफ के नियम के अंदर में पहले नियम के अंदर में स्टडी किया है, जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक धाराएं आकर के आपस में मिलती हैं उस बिंदु को यहाँ पर बच्चों हम संधि बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो आपका यहाँ पर बी बिंदु होता है, इस बी बिंदु को यहाँ पर हम संधि बिंदु कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपका पॉइंट ई होता है, इस पॉइंट को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, संधि बिंदु कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जानते हैं जब इधर से धारा I1 आती है, इधर से धारा I2 आती है, तो ये दोनों धाराएं आपस में क्या होती हैं, इस संधि बिंदु पर आकर के आपस में बीजगणितीय योग हो जाता है। तो इस तरीके से धारा आपस में जुड़ जाती है, जिस धारा को यहाँ पर हम I1 प्लस I2 कहते हैं। तो ये धारा इस तरीके से B से C तक आगे प्रोसीड हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आगे ध्यान रखना है कि जब धारा I1 प्लस I2 C से D तक चलती है तो इस केस में इसके अंदर में एक प्रतिरोध मिलता है और इस प्रतिरोध के अंदर में आपको जो दूसरा कंसेप्ट समझना है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना है कि जब यहाँ पर जो आपकी धारा चलती है I1 प्लस I2, जब ये धारा इस तरीके से इस प्रतिरोध के अंदर में इंटर करती है, जब इस प्रतिरोध के अंदर में ये धारा यहाँ पर इंटर करेगी तो यहाँ पर जो आपका साइन आएगा वो प्लस का आता है। और जब धारा यहाँ से बाहर निकलती है तो प्रतिरोध के इधर
साइड यहाँ पर जो साइन आता है वो माइनस का आता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आगे आपको स्टडी करना है कि जब ये धारा इस तरीके से बाहर निकलती है I1 प्लस I2 तो D पॉइंट तक पहुंचती है, तो D से E के बीच में आपको देखना है इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध और इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी सेल नहीं होता है, तो ये धारा बिल्कुल ठीक यहाँ पर E पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर बच्चों जब ये धारा I1 प्लस I2 इस E पॉइंट पर पहुंचती है तो यहाँ पर आपकी सेल होती है E2, यहाँ पर आपकी सेल होती है E1। तो इधर की तरफ जो धारा जाती है उसका नाम होता है यहाँ पर I2, इधर की तरफ जो धारा जाती है उसका नाम होता है I1। तो जब धारा I2 इस प्रतिरोध के अंदर में इंटर करती है तो यहाँ पर बच्चों आपका प्लस साइन आता है और यहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको स्टडी करना है कि जब धारा I1 यहाँ से आगे बढ़ती है F से A की तरफ चलती है तो इस केस में ये जो आपकी धारा I1 होती है जब R1 प्रतिरोध के अंदर में इंटर करती है तो यहाँ पर आपका साइन आता है पॉजिटिव, और जब यहाँ से बाहर निकलती है तो यहाँ पर आपका साइन आता है निगेटिव। इस प्रकार से ये धारा बच्चों इस तरीके से यहाँ पर E1 के पास पहुँच जाती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को धारा वितरण के बारे में अच्छी तरह से समझ आएगा, साथ साथ बच्चों आप सभी लोग को इस संधि बिंदु के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। अब यहाँ पर बच्चों क्या करने वाले हैं, दो बंद परिपथ यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। एक बंद परिपथ बच्चों यहाँ पर आपका होने वाला है नंबर 1 करके यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। ये आपका पहला बंद परिपथ होता है और ये बच्चों यहाँ से आपका क्या होता है, दूसरा बंद परिपथ होता है। तो यहाँ पर हम जो बंद परिपथ कंसीडर करने वाले हैं वो आपका यहाँ से होने वाला है ABEFA। ये बच्चों आपका क्या होता है, पहला बंद परिपथ होता है। इसके बाद नीचे वाले टर्म को आपको छोड़ देना है, इसको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतने को ध्यान रखना है कि यहाँ से हम A से चलना स्टार्ट करेंगे, ABEFA जहाँ से चलेंगे वहीं पर इसको खत्म कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से परिपथ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो परिपथ के साथ साथ जो भी आपको फाइनल साइन मिलेगी, जैसे आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो फाइनल साइन आपको पॉजिटिव मिलती है तो पॉजिटिव लेना है। इसके बाद यहाँ से आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनल साइन नेगेटिव मिलती है तो नेगेटिव लेना है। यहाँ पर आपको पहुंचने के बाद फाइनल साइन अगर पॉजिटिव मिलती है तो पॉजिटिव लेना है। आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव साइन ही आपको लेना है, नेगेटिव साइन होगी तो नेगेटिव लेना है। इसके अलावा और आपको कोई भी कंसेप्ट ध्यान नहीं रखना है। और ना ही बच्चों यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर लूप चलाना है। ये लूप वूप का तामझाम हम क्या किए हैं, बिल्कुल से खत्म कर दिए हैं। सिंपल आपको इस तरीके से साइन कन्वेंशन सीख लेना है, उसके बाद अपने परिपथ को आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है। जहाँ पर आपकी दो यहाँ पर समीकरण बनने वाले हैं, दोनों समीकरण के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होती है कि समीकरण किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले परिपथ को किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे ए परिपथ नंबर 1, यहाँ से आपका हो जाएगा परिपथ नंबर 1, जहाँ पर हम चलना स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी, इसके बाद ई हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, फिर जहाँ से हमने चला है वहीं पर ला करके इसको खत्म कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप परिपथ नंबर 1 अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से कोई भी प्रतिरोध और कोई भी यहाँ पर सेल नहीं है, तो बिल्कुल आपको सीधे आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आप बी से ई की तरफ चलते हैं। तो बी से ई में आप देखते हैं यहाँ पर आपकी सेल मिलती है जिस सेल का नाम होता है E2। तो इसका फाइनल साइन आपको नेगेटिव मिलता है, तो नेगेटिव के साथ में यहाँ पर आपको लिख लेना है माइनस का E2। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि B से E के बीच में जो धारा चल रही है उस धारा का नाम है I2। तो I2 का गुणा हम क्या करेंगे, R2 के साथ करेंगे और फाइनल साइन इसका क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो प्लस करके यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्लस I2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा R2। इसके बाद यहाँ पर हम चलने वाले हैं E से F की तरफ। इसके बीच में कोई प्रतिरोध कोई सेल नहीं होता है, तो आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, F से A की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था वहीं पर इसको खत्म करेंगे। तब इस केस में आप देखते हैं यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध होता है, जब यहाँ से धारा इंटर करती है तो पॉजिटिव मिलता है, निकलती है तो माइनस मिलता है। तो I1 का गुणा हम क्या करेंगे, R1 के साथ में करेंगे और साइन यहाँ पर हम लेंगे फाइनल, जो आपको यहाँ पे नेगेटिव मिलती है। तो माइनस साइन करके यहाँ पर हम लिखने वाले हैं I1 इंटू यहाँ से हो जाएगा R1। इसके बाद जब आप इस तरीके से इसके अंदर में धारा एंटर होती है, एंटर होने के बाद फाइनल साइन आपको मिलता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम प्लस करके लिखने वाले हैं E1। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम प्लस करके E1 लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग पहले बंद परिपथ को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा कि यहाँ पर लूप सूप का आपको तामझाम नहीं लेना है, बिल्कुल इस तरीके से साइन कन्वेंशन करना है और पहले बंद परिपथ को आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब बच्चों अगर आप सभी लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करके लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप सभी सेल को एक तरफ लिख सकते हैं और I इंटू R को एक तरफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं E1 और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का
E2 इक्वल टू यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं I इंटू आर को उधर साइड भेजेंगे तो ये आपका होता है नेगेटिव, इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव I1 और यहाँ पर हो जाएगा R1 और यहाँ पर दोस्तों आपका I2 R2 यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव का I2 इंटू R2। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इस सर्किट को, इस समीकरण को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड परिपथ को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं परिपथ नंबर 2। परिपथ यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है चलना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलना बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बी पॉइंट से, बी से सी चलेंगे, सी से डी चलेंगे, डी से ई चलेंगे, फिर ई से हम बी पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे बी से हम सी चलेंगे और सी से हम डी चलेंगे, डी से बच्चों यहाँ पर ई पर चलेंगे, फिर जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया वहीं पर ला करके इसको खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं परिपथ नंबर 2 को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब हम बी से सी चलते हैं तो इनके बीच में कोई भी प्रतिरोध वगैरह नहीं होता है, तो सीधे आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर जब आप सी से डी की तरफ चलते हैं तो इसमें जो धारा चलती है R3 में वो आपकी I1 प्लस I2 होती है, तो इनका गुणा हम इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 और यहाँ पर हम R3 का गुणा इस तरीके से कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है फाइनल साइन आपको मिलती है नेगेटिव, तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके बाहर माइनस साइन लगा देंगे। इसके बाद आपको चलना है D से E की तरफ, इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, सीधा आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे E से B की तरफ चलेंगे। जब हम E से B की तरफ चलते हैं धारा आपकी चलती है I2 का गुणा बच्चों हम क्या करेंगे R2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा R2। फाइनल साइन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मिलती है निगेटिव, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पर बैटरी के अंदर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मिलता है, फाइनल साइन आपको पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर आपको प्लस करके इस सेल को लिख लेना है E2। इसके बाद जहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं, तो इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं I1 R2 को यहाँ पर हम एक साइड लिखने वाले हैं, E2 सेल को उधर भेज देंगे। या बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं इन सभी को आप उधर भेज दीजिए, इसको यहीं पर रहने दीजिए, क्योंकि ये जो आपका सेल होता है E2 ये पॉजिटिव होता है, इसको हम इधर ही रोकेंगे और यहाँ पर इन सभी को उधर साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा पॉजिटिव में I2 इंटू R2 प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा R3, यहाँ पर आपका हो जाएगा I1 प्लस यहाँ पर I2। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपसे लोग KVL को अप्लाई करके इस बड़े से बड़े परिपथ को आसान तरीके से बिल्कुल पानी के जैसा यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपसे लोग को इस कंसेप्ट के बारे में और इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आपसे लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में आपसे लोग को बच्चों यहाँ पर हम बताने वाले हैं बीट स्टोन ब्रिज के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ तक आपसे लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर इस टॉपिक के अंदर में आपसे लोग को कहीं पर किसी भी पॉइंट में कोई भी समस्या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को इसी पे एंड करते हैं।